सवाल खैर दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान और अमेरिका की मीटिंग कैंसिल होने की खबर, रीजन में जंग का शोर फिर हुआ तेज। अमेरिका ने ईरान को दिए दो ऑप्शन, डील या नो डील। ईरान बोला नो डील, अमेरिका का हवा किया चकनाचूर। तेल बाजार में तेज हुई हलचल, जंग के डर से कीमतें उछली। गजा सीज फायर पर दरार, हमास ने फायरिंग से किया इनकार। बर्लिन की सड़कों पर गजा के हक में खामोश एहतजाज, एजेंडा के बिना ऐसे भी हो सकती है गजा की हिमायत। लेबनान में जनाजे पर भी मंडरा रहे इस्राएली ड्रोन, मातम पर भी मौत का साया। गजा में वर्ल्ड वॉर वाला कब्रिस्तान भी उजड़ा, आईडीएफ ने पुरानी कब्रें भी कर दी तबाह। काहिरा में एर्दोगान और अल सीसी की मुलाकात, नया रीजनल अलाइनमेंट तैयार, पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर। और चाइना ने इसराइल में नया इन्वेस्टमेंट रोका, नेतन्याहू को शी जिनपिंग ने दिया बड़ा झटका। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है, ये खबर आई है और रीजन में जंग का शोर फिर से तेज हो गया है। दोनों तरफ तैयारियों की कस्में खाई जा रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली न्यूक्लियर मीटिंग कैंसिल होने की खबर ने पूरे रीजन का माहौल गर्मा दिया है। दोनों मुल्क जुमे को इस्तांबुल में मिलने वाले थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर लोकेशन और एजेंडा पर ऐसी टक्कर हुई कि बात वहीं अटक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता था कि मीटिंग ओमान में हो और सिर्फ न्यूक्लियर मसले पर फोकस रहे, जबकि अमेरिका चाहता था कि मिसाइल और रीजनल सिक्योरिटी भी टेबल पर आए, यानी ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बंद हो और जो हाउथीज को हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है वो भी बंद हो। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने एक्सियोस वेबसाइट से साफ कहा कि या तो हमारी शर्त या कुछ नहीं, और ईरान की तरफ से जवाब मिला तो फिर कुछ नहीं। बस यहीं से मीटिंग टूट गई। इस पर मैं आपको इस डायलॉग पर अहम खबर एक अगले जो है इसी में ही दिखाऊंगा, अगली खबर वो होगी। लेकिन सुनिए, अमेरिकी अफसरों का कहना है कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, यही ईरान का भी कहना है। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि गेंद ईरान के पाले में है। अगर ईरान पुराने फॉर्मेट पर लौट आए तो इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मीटिंग हो सकती है। मगर साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जल्द ही अगर डील नहीं हुई तो दूसरे ऑप्शन देखे जाएंगे, और ये लाइन सीधे मिलिट्री ऑप्शन की तरफ इशारा मानी जा रही है दोस्तों। यानी ईरान पर अब फिर से हमले के बादल घने हो गए हैं। अभी तो लग रहा था कि बातचीत से मसला सुलझ जाएगा। उधर इस्राएली मीडिया ने तो मीटिंग टूटने की खबर बाकायदा कंफर्म कर दी है और वो कह रहा है कि टकराव सिर्फ बढ़ रहा है। दोस्तों, इस्राएल के लिए ये दिल की मुराद पूरी होने जैसा मुकाम है। वो चाहता ही था कि ईरान और अमेरिका की बातचीत ना हो। ऐसे वक्त पर जब पहले ही रीजन बारूद पर बैठा है, ये डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन सिर्फ एक मीटिंग का कैंसिल होना नहीं बल्कि बड़े टकराव की आहट भी बन सकता है। सवाल ये है, क्या दोनों साइड आखिरी वक्त पर ब्रेक लगाएंगे या अब अगला स्टेप सीधे मैदान जंग में तय होगा। याद रखिए, ये खबर देर रात डेवलप हुई। अमेरिका में वहां उजाला होता है, ईरान में भी रात हो चुकी होती है। वहां से क्या जवाब आता है, इधर से क्या जवाब आता है, उसमें बहुत देर होती है। हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हो तो कुछ और डेवलपमेंट्स हो चुकी हों, एडिटिंग में वक्त लगता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मीटिंग कैंसिल होने की खबर आई है, कंफर्मेशंस हो रही हैं, फिर भी ईरान भी कह रहा है कि हम अब भी बातचीत को तैयार हैं, अमेरिका भी कह रहा है। हो सकता है इसमें तब्दीली ये दिन बीतते बीतते कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल तो माहौल टेंस है। कुछ और खबरें आपको बता देंगी कि कितना टेंस है। तो रहने दीजिए अपनी डील, ईरान ने अमेरिका को ये कहकर दरवाजे से लौटा दिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की बातचीत नाकाम हो गई। ओमान में होने वाली मीटिंग कैंसिल होने की खबर है और हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इस खबर के साथ ही ईरान की जिद और फौलादी इरादे से जुड़ी एक और खबर भी सामने आई। दरअसल अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाने निकला था, लेकिन अब जो अंदर की खबर निकल रही है उसमें दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप की टीम को साफ साफ सुना दिया है कि ऐसी डील की हमें कोई ज़रूरत नहीं जो आप पेश कर रहे हैं, आप इसे अपनी जेब में ही सजा कर रखिए। ईरानी चाहते थे कि बातचीत ओमान में हो और आमने सामने सिर्फ दो मुल्क बैठे हों, ताकि बात सीधे न्यूक्लियर फाइल तक ही महदूद रहे और किसी मसले पर ना हो। अमेरिका ने पहले जगह बदलने की रिक्वेस्ट सुनी, फिर अचानक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने पर अपनी लाइन खींच दी कि यह भी शामिल करो। कहा या तो हमारा फॉर्मेट मानो
या फिर कुछ नहीं। अमेरिकी अफसर भी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने ईरान से कहा ये मानो या कुछ नहीं, और ईरान ने पता है क्या जवाब दिया? ईरान ने कहा तो फिर कुछ नहीं। यानी मीटिंग टेबल पर शुरू होने से पहले ही पलट गई। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक तकरार नहीं लग रही, बल्कि इज्जत और दबाव की सीधी लड़ाई बन गई है। वरना कौन अमेरिका से कह सकता है जाओ फिर कुछ नहीं? ईरान ने कहा है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि बातचीत उसकी शर्तों पर हो, दूसरी तरफ ईरान ये मैसेज दे रहा है कि वो मजबूरी में कुर्सी पर नहीं बैठेगा। कुर्सी गर्म करने थोड़ी ना आ रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं, इज्जत से बात करो। अब रीजन की नजर इस बात पर है कि क्या ये अकड़ दोनों तरफ से कुछ दिन में नरम पड़ेगी, या यही टकराव अगली बड़ी लड़ाई की बुनियाद बनेगा। याद रखिए, अमेरिका को बहाना चाहिए और इसराइल को अमेरिका। बढ़ते हैं आगे। जंग के आसार का असर दिखने लगा है। तेल बाजार में कल रात से सीधी हलचल देखी जा रही है। ईरान अमेरिका की मीटिंग टूटने की खबर ने सिर्फ सियासत नहीं, बाजार भी हिला दिया है। बुध की रात को कच्चे तेल की कीमतें करीब 3% उछल गईं, और वजह साफ है, जंग का डर। ईरान और अमेरिका की जंग का डर। 3% का उछाल बहुत बड़ा उछाल होता है जब बात डॉलर्स में हो रही हो। रिपोर्ट आते ही ट्रेडर्स ने अंदाजा लगा लिया कि अगर बातचीत पूरी तरह बैठ गई दोनों मुल्कों के बीच, तो रीजन में टकराव बढ़ सकता है और उसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी में भी कुछ होगा। बस इसी डर ने मिनटों में मार्केट गरमा दी। तेल का बाजार हमेशा जंग की आहट पर सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसे पता चल जाता है जंग होने वाली है। अभी सिर्फ मीटिंग कैंसिल होने की खबर है, लेकिन कीमतों ने तो ये बता दिया है कि इन्वेस्टर्स को आगे क्या दिख रहा है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक झटका है, या आने वाले दिनों में दुनिया महंगे तेल के लिए तैयार हो रही है, कई और झटकों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है? क्या आप प्रिपेयर हैं? बताइएगा। अब खबर गजा से, जहां सीज फायर पर फिर से आ गई है दरार और हमास ने फायरिंग से कर दिया है साफ इनकार। गजा में सीज फायर एक बार फिर से सवालों में है। हमास ने साफ कहा है कि उसने इसराइली फौज पर कोई फायरिंग वायरिंग नहीं की, न परसों रात न कल दिन में, और इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया हमास ने कि वो झूठा बहाना बनाकर अपना जो हमला है वो जारी रखना चाहता है। गजा में कल यानी 4 फरवरी को हुए हमलों में कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज का दावा है कि नॉर्थ गजा में उसके जवानों पर गोली चली, जिसमें महज एक रिजर्व अफसर बुरी तरीके से जख्मी हो गया, और इसराइल ने सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी बताया। लेकिन हमास कह रहा है कि यह कहानी सिर्फ अपने हमलों को जायज ठहराने का तरीका है, और ताज़ा स्ट्राइक दरअसल सीज फायर को पटरी से उतारने की कोशिश है। मैं कहता हूं हमास भी झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना बड़ा कत्लेआम। दोस्तों, जमीन पर हालात वही हैं, धमाके, जनाजे और टूटता भरोसा। सवाल फिर वही खड़ा है, अगर दोनों तरफ सीज फायर की बात हो रही है तो गजा में ये मौतें क्यों नहीं रुक रही? और ये बात कहां तक जायज है कि अपने एक फौजी के जख्मी होने पर ही इसराइली फौज 24 या 21 लोगों की जान ले ले? अब तो 24 तादाद हो गई है। 24 लोगों में बेगुनाह औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये कौन सा बैलेंस है, कौन सा तराजू है जहां 24 जाने बनाम एक जख्मी फौजी? और गजा, एक जगह फौजी घायल हुआ, एक जगह लड़ाके होंगे, आपने कई इलाकों में कर दी, कहीं साउथ में, कहीं नॉर्थ में, कहीं सेंट्रल में, कहीं गजा सिटी में, कहीं। ये अपने हमलों को जायज ठहराने का बहाना ज्यादा लगता है। बढ़ते हैं आगे। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में लोग गजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां, झंडे और नारों के साथ प्रोटेस्टर्स ने गजा के लोगों के लिए इंसाफ की मांग की और रोज हो रहे हमलों को रुकवाने की अपील की। सीज फायर के बाद भी हमले जारी हैं, प्रोटेस्ट भी जारी हैं। वीडियो में दिख रहा है कि अलग अलग उम्र के लोग जमा हैं, कुछ हाथ जोड़े खामोश बैठे हैं, कुछ डबडबाई आंखें लेकर खामोश खड़े हैं। ये इतना खामोश प्रोटेस्ट था कि लोगों की आंखें और खामोशी चीख रही थी। सबका मैसेज एक ही था कि गजा के खून खराबे को रोका जाए। यूरोप के कई शहरों की तरह बर्लिन भी अब उस गुस्से और बेचैनी का स्टेज बन गया है जो गजा की तस्वीरों के साथ दुनिया भर में फैल रहा है। सवाल यह है, क्या ये आवाज़ें हुकूमतों तक पहुंचेंगी, या सड़कों का शोर फिर दीवारों से टकराकर यूं ही रह जाएगा? एक और बात इस तस्वीर में नोट कीजिएगा,
کہیں کسی کے لیے گالی نہیں لکھی ہے، کوئی ایجنڈا یا پروپیگنڈا نہیں لکھا ہے جیسے ہمارے یہاں سستے لوگ کرتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بچا نہیں سکتا تھا، جنگ ان کی اور ان کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ غداری، کس نے وفاداری کی قسم کھائی تھی جو غداری کر دی؟ 7 اکتوبر کو حملہ اسرائیل پر کس نے کیا تھا؟ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اس ویسٹ کے ایجنڈا میں مت بہیے، کیونکہ ان کے ایجنٹس ہیں، نام آپ کے جیسے ہوں گے لیکن یہ چلا رہے ہیں۔ دھیان رکھیے گا، یہ لوگ جن کا جرمنی میں کھڑے لوگ جن کا فلسطین سے خون، نسل، نام، مذہب کا واسطہ نہیں ہے، یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں۔ یہ جانتے ہیں یہ صرف غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو غزہ کے لیے آواز اٹھائے گا وہ پروپیگنڈا میں نہیں بہے گا۔ اور میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں، آج تک ایک بھی فلسطینی نے کسی عرب ملک والے کو یا غیر عرب ملک والے مسلمان ملک کو غدار نہیں کہا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بھڑا رہے ہیں، وہ ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کیونکہ ان کی مدد ہوتی ہے، انہیں پتا ہے کہ وہ لوگ لڑ چکے تھے، اور آج جو لڑ رہے ہیں ان کا بھی پتا ہے، ان کو بھی کبھی غدار نہیں کہا۔ میرا کام آپ لوگوں کو یوں لانا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے، کچھ نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے تا قیامت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ کا وہ قبرستان بھی اسرائیل سے نہیں بچا جہاں دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے لوگوں کی قبریں بنی تھیں۔ غزہ سٹی کے الطفہ علاقے میں ایک قبرستان کا بڑا حصہ بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، وہی جگہ جہاں پہلی اور دوسری ورلڈ وار میں مارے گئے لوگوں کی قبریں بھی موجود تھیں۔ سیٹلائٹ تصویروں میں زمین الٹی پلٹی دکھی، قبروں کی قطاروں کی قطاریں غائب ہو گئیں۔ 4 فروری کو یہ خبر سامنے آئی جس نے بتایا کہ پچھلے مہینوں کے دوران غزہ میں کس درجے کا ظلم برپایا گیا ہے۔ قبرستان میں کام کرنے والے یا اس کا انتظام دیکھنے والے ایک شخص عصام جرادہ، ان کا بھی ذکر اس رپورٹ میں ملتا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2 الگ الگ بار بلڈوزر چلتے دیکھے قبرستان پر، اور بعد میں یہ تباہی کا کام، یہ مسماری کا کام اس یادگاری مونومنٹ والے حصے تک پھیل گیا جہاں ودیشی مہمان بیٹھا کرتے تھے، آتے تھے اس قبرستان میں۔ ان کے مطابق اب یہ پورا علاقہ پہچان میں نہیں آ رہا۔ یہ تصویر سال 2022 کی ہے جب یہ قبرستان وجود میں ہوا کرتا تھا، خوبصورت تھا، لہلہاتے ہوئے پیڑ تھے۔ اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھول، مٹی اور ملبے کے۔ بڑھتے آگے۔ قاہرہ میں کل ہاتھ ملے اور ایردوغان اور السیسی نے ریجنل سیاست میں ایک نیا فرنٹ کھول دیا۔ اہم ہے یہ خبر، سنیے گا۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان کل مصر کی کیپٹل قاہرہ پہنچے اور مصر کے پریزیڈنٹ عبد الفاتح السیسی کے ساتھ لمبی ملاقات کے بعد انہوں نے دونوں ملکوں نے پارٹنرشپ کے ڈھیروں نئے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ڈیفنس، ٹورزم، ہیلتھ اور ایگریکلچر سمیت کل 18 نئے ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور صاف میسج گیا کہ ترکی اور مصر اب ریجن کے بڑے مسئلوں پر ایک لائن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، پھر چاہے بات غزہ کی ہو، سوڈان کی ہو یا ایران کے آس پاس بڑھتے تناؤ کی۔ جوائنٹ پریس کانفرنس میں السیسی نے کہا کہ دونوں لیڈروں کی رائے ہے کہ غزہ سیز فائر کے ہر فیز کو پورا کیا جائے۔ جو غزہ میں جاری سیز فائر ہے اس کے ہر ایک فیز کو پورا کیا جائے، انسانی مدد تیز کی جائے اور آخر کار 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھا جائے۔ مطلب صاف ہے دوستو، غزہ کی فائل پر ترکی اور مصر اب ہاف میڈیٹر بلاک بن چکے ہیں۔ سوڈان پر بھی دونوں ایک سر میں بولے کہ پہلے وہاں ہیومینیٹیرین ٹروس ہو کہ انسانی مدد جا سکے، وہ ٹروس ہو، پھر سیز فائر ہو، اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل سولوشن کا راستہ کھلے۔ ریجن کی شطرنج میں یہ ملاقات صرف رسمی ڈپلومیسی نہیں لگ رہی، بلکہ ایک نیا الائنمنٹ بنتے دکھ رہا ہے۔ 2 پرانے دشمن اب ساتھ کھڑے ہیں اور آس پاس کی آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاض سے بھی غزہ پر ساجھا آواز اٹھی ہے۔ سعودی عرب میں ترک صدر رجب طیب ایردوغان کے دورے کے بعد سعودی عرب اور ترکی نے غزہ پر ایک ساجھا بیان جاری کیا ہے جس میں سیز فائر، فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کی واپسی کی بات کہی گئی۔ دونوں ملکوں نے کہا کہ جاری حملوں اور مدد روکنے کی وجہ سے غزہ کے انسانی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیان میں زور دیا گیا کہ راحت کا کام تیز کیا جائے، سبھی کراسنگز کھولی جائیں
اور پوری غزہ پٹی میں مدد پہنچنے دی جائے۔ ساتھ ہی انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے کی بھی بات کہی گئی تاکہ عام لوگوں کی حفاظت ہو، ضروری ڈھانچے جو بچے ہیں انہیں بچایا جائے اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین قانون پر بھی عمل ہو۔ چائنا نے اسرائیل میں کسی بھی نئے انویسٹمنٹ پر روک لگا دی ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک تازہ جھٹکا ہے۔ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ چین نے اسرائیل میں کوئی نیا پیسہ لگانے پر بریک لگا دیا ہے اور اسے اسرائیل کے لیے ایک بڑا آرتھک جھٹکا، ایک بڑا اکنامک جھٹکا، سیٹ بیک مانا جا رہا ہے۔ اسی بیچ قبضے والے علاقے کے کبوتز ہنیتا سیٹلمنٹ سے جڑے سیٹلرز نے ایک چائنیز فنڈ پر قریب 1.1 کروڑ ڈالر کا کیس ٹھوک دیا ہے۔ جھگڑا ہنیتا لینس فیکٹری کا ہے۔ الزام ہے کہ چائنیز فنڈ نے سیٹلمنٹ کے باقی شیئر خریدنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آخری وقت پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سیٹلرز کا کہنا ہے کہ ڈیل طے تھی مگر اب فنڈ مکر گیا ہے۔ ٹائمنگ نے اس پورے معاملے کو اور گرم کر دیا ہے۔ ایسے وقت پر جب چائنا اور اسرائیل کے رشتوں میں پہلے ہی ٹینشن بڑھ رہی ہے، یہ کیس صرف کاروبار نہیں، بدلتی سیاست کی بھی ایک نشانی لگ رہا ہے۔ فی الحال ان خبروں کے ساتھ ہی اس ویڈیو رپورٹ میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں صاحب گوئی سے آپ تک خبریں پہنچ گئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ اور ہاں، جو میں بار بار آپ سے اس کی بات کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ بھی اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اس شعر کو کہ میری زندگی یہی ہے، ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ اگر میری زندگی سے کسی اور کی زندگی روشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے لوگ مجھے گالی دینے دیں، لیکن اگر کسی ایک نے بھی اس میسج پر عمل کر لیا، سب وصول ہے۔ سلام۔